ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये है कि बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ट्रांसलेटरी मतलब रोटेशन होगा नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, और यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो बॉल के जितने भी पार्ट्स होंगे, बॉल पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सब की एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ठीक, तो दिस मीन्स दैट इट इज़ एट रेस्ट, जरूरी नहीं है। द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म स्पीड। पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, सर्कुलर हो नहीं सकता। सर्कुलर हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसको यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सभी पार्ट्स की वेलोसिटी सेम होगी और वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बी पार्ट में समझ में आया सर्कुलर क्यों नहीं होगा? अगर पाथ सर्कुलर हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ हुई, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई तो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे उसको। सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है। एंड द बॉल स्पिन अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली। अगर स्पिन हो जाएगी, एंगुलर मोशन आ जाएगा, तो सारे पार्ट्स की वेलोसिटी फिर सेम नहीं रहेगी। इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कैट। ए मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीटर स्केल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जो है वो जीरो होगा। ठीक, और सिर्फ मूविंग लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो रोटेशन के बारे में कोई बात नहीं होगी, तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। ठीक, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट बी जीरो। एक एक करके पढ़ते हैं, ए ऑप्शन से पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो बट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। अगर टॉर्क एक्ट करेगा तो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो। तो बेस्ट आंसर इसमें जाएगा बी पार्ट। हम चाहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, सिर्फ मूव करे, तो रोटेशन का कोई इम्पैक्ट इसमें दिया नहीं गया है, तो हम टॉर्क भी जीरो करेंगे और फोर्स तो हमारा जीरो होगा ही क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो बेस्ट आंसर बी पार्ट बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सेकंड लॉ से समझा जा सकता है। कैसे? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब dp बाई dt जीरो हो जाएगा, और dp बाई dt जीरो हो गया तो मोमेंटम फिर क्या हो जाएगा उसका? कांस्टेंट। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये सेकंड लॉ से आता है। जब भी किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। कांस्टेंट कहना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन लैंग्वेज में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। तो न्यूटन कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। थर्ड लॉ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थर्ड लॉ को भी हम सेकंड लॉ से प्रूव कर सकते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ओनली जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ए हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. The force acts on the player is। ठीक, देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी नॉर्थवर्ड थी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, कुछ रख सकते हैं, इसका नाम रख देंगे, और फिर उसने टर्न किधर ले लिया? वेस्टवर्ड्स, तो ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। और फोर्स उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये जो चेंज इन वेलोसिटी कंपोनेंट है ये होगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो है आपकी वेस्टवर्ड, माइनस जब इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी नॉर्थवर्ड्स, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी? वो साउथवर्ड्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल की डायरेक्शन ये आने वाली है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल। माइनस इनिशियल पे जब माइनस लगेगा तो वो यहाँ आ जाएगी, तो ये बनेगी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई आपकी? ये बन गई आपकी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और वो कौन सा फोर्स होगा जो प्लेयर की डायरेक्शन बदलेगा? वो ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट। मसल फोर्स क्यों नहीं बदलेगा? मसल फोर्स क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा? ताकत तो उसने अपने मसल से ही लगाई होगी,
ताकत बिल्कुल मसल से लगाई है, लेकिन मसल का जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया बॉडी का, वो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा। मसल फोर्स की हेल्प से उसने फ्रिक्शन फोर्स जनरेट किया है, और फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट किया है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और वो डायरेक्शन बदल देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एलिवेटर है, वो ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक ऑफ मास 6 kg वुड बी, कितना होगा? इसमें टेंशन पूछ रहे हैं कितना होगा इस स्ट्रिंग में, ये जो टेंशन है ये कितना होगा। तो अगर हम इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, एस्लेशन ऊपर की तरफ है, तो जो टेंशन आ जाएगा वो आपका m टाइम्स जी प्लस ए आ जाएगा। मास कितना दिया है? मास दिया है 6 kg, जी की वैल्यू 10 और एस्लेशन कितना दिया है 1, तो ये 66 न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कैप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट। बढ़िया है। When the lift is descending with an acceleration a, the block is released. The acceleration of the block relative to the inclined is, ठीक, डायग्राम बनाएंगे पहले। तो ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, लिफ्ट के अंदर है, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, लिफ्ट के अंदर है, और इसमें रखा है एक ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक, ये एंगल आपका थीटा है। अब जो लिफ्ट जो है वो ध्यान से सुनना क्या लिखा है उन्होंने, व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग, नीचे आ रही है, विद ए रिटार्डेशन ए, नीचे आ रही है और रिटार्डेशन लग रहा है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन ऊपर हो गई, नीचे आ रही है और रिटार्ड कराना है आपको, तो एक ही डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? ऊपर की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होगा, और जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है तो लिफ्ट के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो जी प्लस ए हो जाएगी। क्लियर? बढ़िया। और स्मूथ सरफेस है तो एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होता है, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होता है? जी साइन थीटा, तो हम लिखेंगे जी प्लस ए साइन थीटा। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गई है? जी प्लस ए, तो उस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी प्लस ए साइन थीटा, डी पार्ट। पहली बात इसमें क्या समझी हमने कि ब्लॉक लिफ्ट आ रही है नीचे, डिसेंड कर रही है और रिटार्ड कर रही है। अब कोई नीचे आ रहा है और रिटार्ड कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, पहला बात। दूसरी बात, जब एक्सेलरेशन ऊपर होता है लिफ्ट के अंदर तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए होती है, तो ये जी प्लस ए हो गई। तीसरी बात, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होता है अलॉन्ग द सरफेस, तो यहाँ पे जी प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल 3 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कार है, एम मास की, इस रेस से स्टार्ट कर रही है, वी आई वेलोसिटी जो है वो 2 सेकंड में एक्वायर कर ले रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फोर्स पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लो। फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये v/2 आई कैप एक्सेलरेशन हो जाएगा। और फोर्स कितना होगा? तो फोर्स आपका होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? m, और एक्सेलरेशन कितना है? v/2 आई कैप। तो आई कैप का मतलब जो है वो हो गया ईस्टवर्ड्स, ठीक, तो m v/2 जो है न्यूटन का फोर्स लगेगा ईस्टवर्ड। और ये कार को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स आता क्या है? तो फिर से वही बात, इंजन से कार एक्सेलरेट नहीं हो सकती, इंजन तो इंटरनल फोर्स हो गया, इंजन जो भी करेगा, तो इंजन की हेल्प से कार ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स ले लेती है बस। जब पहिया घूमता है, इंजन पहिया घुमाता है, और जब पहिया घूमेगा सड़क पे तो रगड़ने की टेंडेंसी बनेगी, और रगड़ने की टेंडेंसी बनेगी तो ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इंजन पहिया घुमा के ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स ले लेता है, और वही फ्रिक्शन फोर्स कार को आगे चलाता है। तो ये होगा किसका फोर्स? इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द टायर एक्सर्टेड बाय द रोड। सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज बी पार्ट। The force is mv/2 eastwards and it is due to friction on the tires exerted by the road. A cricket ball of mass 150 ग्राम has an initial velocity 3i cap plus 4j cap और final velocity दी गई है, और चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल।
अब मास जो है वो 0.15 kg है और फाइनल वेलोसिटी है -3i - 4j, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब लगाएंगे माइनस, अब करेंगे इनिशियल मोमेंटम, तो मास तो वही 0.15 kg है और इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी है 3i + 4j। तो ये आपका बन जाएगा 0.15 आ जाएगा कॉमन, और ऐसा लग रहा है -6i - 8j बन जाएगा। अब आप 0.15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा लग रहा है माइनस बाहर लेके सी पार्ट आंसर मैच हो जाएगा आपका। तो आप देख लेना, इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट, कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वही निकालना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे यही निकाल देते हैं, 0.15 को मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो 1.5 हो जाएगा, और यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी, यानी kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, यहाँ पे 8 होना चाहिए।